नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और रूस के बीच हुए बड़े समझौते की, संसद में चौतरफा घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे क्यों इंडिगो मामले में बैकफुट पर आई मोदी सरकार, सीजेआई को वकीलों के ओपन लेटर को, जानेंगे बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन क्या रहा खास, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिंदे गुट और बीजेपी में दल बदल को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, कहा लोकल लेवल पर होती रहती है खटपट। हाल ही में अमित शाह ने शिंदे को दिया था दल बदल न होने का आश्वासन। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश को दिया विशेष सम्मान। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर मिला ये सम्मान। आरबीआई का बड़ा फैसला, रेपो रेट में 0.25% की कटौती से आम जनता को राहत। 5.25% हुई रेपो रेट की नई दर। और शेयर बाजार में तेजी, 447 अंकों की बढ़त के साथ 85,712 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 152 अंकों की बढ़त के साथ 26,186 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा काफी दमदार नजर आ रही है। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो गए हैं, और अब पीएम मोदी के साथ पुतिन की द्विपक्षीय बैठक में इस पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की नींव रखी गई। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, तो क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा सफल मानी जा रही है। उनके इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और बूस्ट मिला है। रूसी राष्ट्रपति सुबह ही राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया, जिसके बाद विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, गांधी ने जिस नए और ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था वो आज बन रहा है। राजघाट से पुतिन सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां उनकी और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामरिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि रूस और यूक्रेन जल्द ही शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि मजबूती से शांति के पक्ष में खड़ा है। इस पर पुतिन ने भी कहा कि रूस शांति चाहता है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत रूस के बीच हुई कई समझौतों को आदान प्रदान किया, जिसके तहत भारत और रूस के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता, फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन के फ्री ई टूरिस्ट वीजा का ऐलान किया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का भारत के प्रति उनकी गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन भारत रूस की दोस्ती ध्रुवतारे की तरह बनी रही। पुतिन के इस दौरे को पश्चिमी देशों के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर रूस से संबंध तोड़ने का दबाव बना रहे थे। भारत और रूस की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो विपक्ष ने भी इंडिगो से लेकर पॉल्यूशन तक कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में मोदी सरकार की घेराबंदी की, जमकर नारेबाजी की, तो वहीं डीएमके सांसद और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस देखने को मिली। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। संसद में एयरलाइन इंडिगो से लेकर पॉल्यूशन तक कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दलों के सांसदों ने इंडिगो संकट और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने किसान, वक्फ समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। इस दौरान टीएमसी सांसदों ने पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड जारी करने के लिए संसद में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने केंद्र पर मनरेगा और बाकी केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बकाया फंड को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। संसद परिसर में सांसद सौगत रॉय ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार बंगाल का वास्तविक पैसा वापस नहीं करती, तब तक टीएमसी का आंदोलन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ संसद में डीएमके सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस देखी गई। दरअसल टीआर बालू ने एक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए एक हाईकोर्ट के जज को सीधे तौर पर संघ का जज बता दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे बवाल मच गया। किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए टीआर बालू के बयान को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और माफी की मांग की। इधर राज्यसभा में विपक्ष ने इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी पर सेवाओं पर प्रतिबंध की मांग की। तो कांग्रेस ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ प्रॉपर्टी डालने की तारीख को कम से कम 6 महीने तक बढ़ाए जाने की मांग की। ऐसे में मोदी सरकार चौतरफा घिरती दिखाई दी।
संसद में इंडिगो का मुद्दा उठाया गया, जिस पर मोदी सरकार घिरती दिखाई दी। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इंडिगो एयरलाइन का संकट गहराता ही जा रहा है। अब तक एयरलाइन की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे पैसेंजर्स काफी परेशान हैं। विपक्ष भी इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा और इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने अपने एक पुराने लेख को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। राहुल के रिएक्शन के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखकर इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान कई बिंदुओं पर खींचा। उनकी लिखी चिट्ठी में इंडिगो एयरलाइन में उड़ानों में गड़बड़ी, यात्रियों की परेशानी, उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल, एयरलाइन की तकनीकी समस्या, क्रू की कमी और परिचालन की दिक्कत शामिल है। संसद में विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया कि डीजीसीए ने बिना तैयारी के ही फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम क्यों लागू किया। विपक्ष के भारी विरोध के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में ढील दी है और नियम वापस लिया है। डीजीसीए ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों और विभिन्न एयरलाइनों से मिले सुझावों को देखते हुए पिछले निर्देश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि डीजीसीए ने पहले निर्देश दिए थे कि साप्ताहिक आराम की जगह कोई छुट्टी नहीं ली जा सकती। एयरलाइन ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है। कंपनी ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई है उन्हें खाने पीने का सामान, फ्लाइट रीबुक कराने के विकल्प, होटल में ठहरने की सुविधा, सामान वापस पाने में मदद और पूरा रिफंड दिया जा रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच सीजे सूर्यकांत की भी एक टिप्पणी पर बहस छिड़ गई है। वकीलों ने एक खुला खत लिखा है जिसमें उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर सीजे की एक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अमानवीय करार दिया। तो क्यों सीजे की टिप्पणी पर नाराज हुए वकील और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। बड़ी संख्या में वकील, पूर्व जज और न्याय व्यवस्था से जुड़े संगठनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत के नाम एक ओपन लेटर लिखा है और रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी उनकी टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए उस पर चिंता जाहिर की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सीजेआई सिर्फ एक कानूनी अधिकारी नहीं है, बल्कि गरीबों के अधिकारों के संरक्षक और अंतिम निर्णायक भी हैं, जिनके शब्दों का देश की अंतरात्मा पर असर होता है और इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत ने 2 दिसंबर को भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित करने का कोई आदेश जारी किया है? क्या घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं? उनकी इस टिप्पणी पर अब वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारियों के खिलाफ बेंच की तरफ से पक्षपात किए जाने की आशंका पैदा करती हैं और इस चिंता का कारण बनती हैं कि जब हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वो न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे पर बुरा असर डालेंगी। उन्होंने इस खत में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आपके कार्यालय की गरिमा को केवल फैसलों या प्रशासनिक उपायों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उन फैसलों को जिन मानवता के साथ दिया और माना जाता है उससे मापा जाता है। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई जाने माने चेहरे शामिल हैं। उनका कहना है कि भारत में शरणार्थियों को प्रवासियों से अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की एक लंबी परंपरा रही है। देश ने तिब्बतियों को मानवीय सुरक्षा प्रदान की है। अब देखना यह होगा कि सीजेआई सूर्यकांत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सीजेआई की टिप्पणी पर वकील नाराज हो गए तो बिहार विधानसभा में भी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। बिहार विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो और क्या कुछ हुआ इस सत्र के आखिरी दिन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के स्पेशल सत्र के आखिरी दिन जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव के एक बयान पर विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर शोर मचाया। दरअसल विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है। आज चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है। नीतीश कुमार में ईमान का संकट नहीं है, इसलिए पैसे का प्रबंध भी होगा। पहले सिर्फ आलू, लालू और बालू की बात होती थी। उनके इस बयान पर विपक्ष के सदस्य भड़क गए और विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के पूरक बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आप जानते हैं कि 5 दिनों के इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। आखिरी दिन स्पीकर प्रेम कुमार ने सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने का मुद्दा भी गर्म रहा। सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रेम कुमार स्पीकर तो नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर निर्वाचित किए गए।
इस छोटे से सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे, जिसे सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है। तो वहीं सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्य के पूरक बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद 18वीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन घोषित कर दिया गया। इसकी घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों को आगामी नववर्ष 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अब बिहार विधानसभा का अगला सत्र साल 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए एजेंडे, विधेयक और बजट सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बवाल मच गया तो विवाद एसआईआर को लेकर भी छिड़ा हुआ है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट रखने की बात कर रहा है, तो वहीं 17 लाख ऐसे वोटर्स के नाम अभी भी लिस्ट में शामिल है जिनका निधन हो चुका है। इस चौंकाने वाली जानकारी को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में गुजरात से सामने आए आंकड़ों ने चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही उजागर की है। गुजरात के मुख्य चुनावी अधिकारी की रिलीज के मुताबिक राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में अभी भी 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 6.14 लाख से ज्यादा वोटर्स गायब और 30 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित वोटरों को लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है। साथ ही 3.25 लाख से ज्यादा रिपीटेड वोटर्स भी मिले हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद ये आंकड़े जारी किए हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट रखने का दावा करता रहा है, तो वहीं 17 लाख मृत वोटर्स का नाम लिस्ट में रहना कई सवाल खड़े करता है। पूछा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर किसी के इशारे पर किया गया काम। वहीं एसआईआर विवाद दूसरे राज्यों में भी जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से बड़ी मांगे कर दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एसआईआर पर सीधी मांग, उत्तर प्रदेश में कितने % एसआईआर हुआ है, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और न आगे कभी होंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की ये मांग बीएलओस पर काम के बढ़ते दबाव और विपक्ष की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग के बीच आई है। इन गंभीर सवालों और राजनीतिक दबाव के चलते अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितनी तत्परता से अपनी ये गलती सुधारता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, तो मुसीबत में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। किसानों ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है और पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, जिससे कई जिलों में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे राज्य और केंद्र सरकार पर काले बादल मंडराने लगे। किसानों की तरफ से फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर समेत कई जगह ट्रैक पर धरना दिया गया। इस दौरान फिरोजपुर में ट्रैक पर बैठे किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई। जालंधर में पुलिस ने जहां कई किसानों को डिटेन किया, तो वहीं लुधियाना में भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण ट्रैक बाधित नहीं हो पाया। दूसरी तरफ किसानों ने अमृतसर के देवीदासपुरी में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सैकड़ों की संख्या में धरना देने पहुंचे, जिसके कारण कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले किसानों ने ऐलान किया था कि 5 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों के ऐलान का पता चलते ही पंजाब पुलिस कई किसान नेताओं के घर पहुंच गई और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो वहीं दिलबाग सिंह, मक्खन सिंह और सुखदेव मंगली जैसे नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया, जिसे लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ने रात से ही रेड शुरू कर दी। भगवंत मान मोदी सरकार का दूसरा चेहरा है। आपको याद होगा कि किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण पंधेर ने हाल ही में कहा था कि एमएसपी की गारंटी के कानून समेत किसानों की कई मांगों पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। इसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों की तरफ से केंद्र से एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की जा रही है। इसके अलावा बिजली सुधार बिल 2025 भी रद्द नहीं किया गया। हमारी मांग है कि प्रीपेड मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाए जाएं।
पंजाब की आप सरकार के सार्वजनिक संपत्तियों को जबरन बेचने, किसानों मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी और अन्य समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के सरकार के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन के बाद अब देखना ये होगा कि क्या सरकार उनकी मांगों को लेकर फैसला लेगी या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जितने विवादास्पद रहे हों, लेकिन लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने तो नीतीश कुमार जी को उनके 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर लगातार बधाई दी है, जबकि बधाई देनी चाहिए थी रिंग मास्टर मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिनके इशारे पर ये 10 नंबरी चुनाव लोगों की नजर में 1 नंबरी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।